नाज़रीन किराम आदाब। नाज़रीन किराम, आपका फिर से इस्तकबाल है तर्जुमान का स्पेशल पेशकश रूबरू में। रूबरू बात वही जो दिल को छू जाए। नाज़रीन किराम, आज तक आपने बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे सोशल वर्कर, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने जो है समाज में एक अलग परिचय रखते हैं, ऐसे लोगों को आपसे मिलाए। लेकिन आइए आज ऐसे शख्सियत से आपको मिलाते हैं जो नई नस्लों को संवारने का काम करते हैं, बच्चों को संवारने का काम करते हैं, बच्चों की ज़िंदगी को संवारने का काम करते हैं। आज बहुत खुशी की बात है, हमारे दरमियान बालासोर के चांदीपुर के नाम से तो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में चांदीपुर को जाना जाता है। चांदीपुर साहिली किनारे से जाना जाता है, लेकिन चांदीपुर में मैं कह लूँ कि चांदीपुर को हम जानते हैं एक ऐसे टीचर के हवाले से जिन्हें लोग प्यार से मिन्हाज सर कहते हैं। मिन्हाज सर की जो कारनामे हैं, मैं आपको मिन्हाज सर से मिलाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मिन्हाज सर ने 2018 से चांदीपुर के इलाके में, चांदीपुर के जो साहिली किनारे के आसपास में जो है, उन्होंने एक एकेडमी कायम किया, नेहरू एकेडमी। और नेहरू एकेडमी शुरुआत करके 2018 से लेकर 2026 तक उन्होंने सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगी संवारी, सैकड़ों बच्चों को आला जो है नंबर रखकर जो है 10वीं जमात तक पहुंचाकर जो है उन्हें कामयाब किया। एक ऐसी जगह पर वो बच्चों को तालीम देते हैं जहां पर गार्डियन यानी पेरेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी बेदार नहीं है, बिल्कुल भी आवर नहीं है। ऐसी जगह में बच्चों को संवारने का वो काम करते हैं। इस बात को लेकर मैं उनका जो है बहुत बहुत उनको मुबारकबाद पेश करते हुए उनका इस्तकबाल करता हूँ। आपका इस्तकबाल है तर्जुमान न्यूज़ टाइम के स्टूडियो में। वाकई आप बहुत बड़ा काम करते हैं कि ऐसे जगह में आपने कोचिंग कायम किया नेहरू एकेडमी के नाम से, और जहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स जो है आवर नहीं है, बच्चों के जो है गार्डियन जो है बेदार नहीं है, और आप बच्चों को जो है जीरो से हीरो बनाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक को बताएं कि आप अपने बारे में और अपनी जो पढ़ाई की जो सफ़र है, आपने जो पढ़ाई के सफ़र शुरुआत की और आगे बढ़े और यहाँ तक पहुँचे, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्ते और आदाब। जो आदाब, यहाँ पर जो तर्जुमान न्यूज़ टाइम के जो मेरे बड़े भाई हैं और जो अजीम सर, उनको सबसे पहला मैं शुक्रिया देता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा जो मकसद है हर घर शिक्षा। क्या बात, हर घर शिक्षा, यानी कि जब हर घर में शिक्षा पहुँचेगा तब तो देश आगे बढ़ेगा। तो मैं सबसे पहले शिक्षा को लेकर काम करने का दिल में एक जुनून हमेशा रखता हूँ। तो यही चीज़ है कि मैं सबसे पहले जो आपके न्यूज़ टाइम के ज़रिए से जो मुझे देख रहे हैं, मेरे जो गुरुजन हैं, मेरे अभिभावक हैं, उन सबों को, उन सभी का जो मोहब्बत मेरे ऊपर में है और मेरे पापा, मेरे अम्मी, सबका जो आशीर्वाद है, उसी के साथ में मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ और हमेशा यही कोशिश करूँगा आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले बात तो यह है, आप जानते होंगे कि शिक्षा एक ऐसे शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बिल्कुल मतलब कि ये आगे चल के भी होता जा रहा है और होएगा। मेरे दर्शक को बताना चाहूँगा कि मिन्हाज का ताल्लुक जो है एक ऐसे गांव से है, बालासोर के एक ऐसे गांव से है, वो भी साहिली किनारा जिसको परखी पांता कहते हैं, जहाँ पर से आपका ताल्लुक है। तो आपकी जो तालीमी सफ़र यानी आपकी जो शिक्षा की शुरुआत कौन से स्कूल से हुआ, कौन से कॉलेज से आपने आला तालीम हासिल की, हायर एजुकेशन हासिल की, किस तरह आपके दौर में आपने मेहनत करके, क्योंकि आज तक आपके गांव में सही तालीम जो है हासिल करने का जो है रास्ता क्लियर नहीं है, फिर भी आप इतना आगे बढ़े और बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में जरा बताइए। इसके बारे में सबसे पहला बात तो यह है कि जब मैं क्लास 10th का एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो 2013 की बात है। हमारे गांव में उजाला यानी कि बिजली का कोई सा सुविधा नहीं था। तो फिर मैंने क्या कर रहा था, एक रोज का बात है, मैं यानी कि लंठन में यहाँ के पढ़ाई कर रहा था, लालटीन में, हाँ लालटीन में पढ़ाई कर रहा था।
तो पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गया, मैं सो गया, तो वो मेरे माथे के बाल कुछ जल गया, तो जिसके वजह से रात में कम से कम तेल मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था, कम तेल मिलता था, और उस तेल को लेकर घर में हमारे भाई बहन कर सब 7 जन रहते थे, तो जल्दी सोने को पड़ता था। हमारे घर के सामने में एक मेडिसिन स्टोर था, जहाँ पे सबसे पहले उस मेडिसिन स्टोर पर लाइट जल रहा था, तो मैं वहाँ से सब सो जाने के बाद में जाता था और जाकर बैठकर अपना होमवर्क यानी कि अपना पढ़ाई को कंप्लीट करने का कोशिश करता था। तो जब गांव में कहीं पे एक जगह पर ट्यूशन हो रहा था, तो मैं जब देखता था तो मेरा भी दिल चाहता था कि मैं जाऊं, पढूं, कुछ सीखूं। बचपन से मेरा आदत है कि मैं कहीं पे कुछ देखूं तो सीखने का एक आदत है। तो लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से हमारे घर में मैं ट्यूशन नहीं जा पा रहा था। लेकिन उसी रोज से मेरे दिल में एक सोच आया था कि मैं आगे बढ़कर कुछ ऐसा करूं कि मेरे वजह से कोई भी बच्चे का दिल में ऐसा ना आए कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, कि मैं सीख नहीं पा रहा हूं। क्या बात है नाज़रीन, आपने सुना कि यूं ही कोई आगे नहीं बढ़ता, आगे बढ़ने के पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है, वो मिनाज सर की बातों से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि पढ़ने को न बिजली है न सुविधाएं हैं, लेकिन खुद पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आज सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगी संवारने का वाकई आप मुबारकबाद के लायक है मिनाज। दिल से मुबारकबाद आपको, और हमारे दर्शक की तरफ से भी आपको मुबारकबाद। लेकिन आपने मैट्रिक दिया, आपने आगे बढ़ा, हायर एजुकेशन शायद मेरे ख्याल से फकीरमोहन कॉलेज से आपने हायर एजुकेशन हासिल की, लेकिन आपके दिमाग में क्यों आया कि वही साहिली किनारा, वही समंदर किनारा में आपको एक एकेडमी खोलनी है, तो एक कोचिंग खोलनी है? सबसे पहला बात ये है कि मैं +2 यहाँ पे बड़ांगी कॉलेज में किया, फिर +3 मैंने FM ऑटोनोमस कॉलेज में किया, फिर मैंने MA फकीरमोहन यूनिवर्सिटी में किया हिस्ट्री में, फिर MA के बाद में फिर से मैंने FM ऑटोनोमस कॉलेज में ओडिया में MA किया। क्या बात। तो फिर मैंने BEd कंप्लीट किया, और अभी लो कंटिन्यूसली चल रहा है। लो कर रहे हैं? लो कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पापा का सपना था कि मैं लो करूं, लेकिन मैंने शिक्षा बांटने के लिए दिल में ठाना और शिक्षक बना। लेकिन पापा का सपना को पूरा करने के लिए अभी मैं लो कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली अभी लो कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, लोगों को इंसाफ दिलाने का भी काम करेंगे। कभी हो सकता है कि काला कोट पहन के वो वहाँ तक पहुँच जाए। नहीं मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आपने डबल MA किया हुआ है और हायर एजुकेशन आपने हासिल की, लेकिन इतना कुछ करने के बाद आप चाहते तो एक अच्छा सा जॉब खोज के जॉब करते हैं, और आगे जॉब तो करना ही है आपको, जॉब करके भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं आप। हमारा मशवरा भी रहेगा कि आप जॉब भी कीजिए, आप मतलब अपना नौकरी भी कीजिए और बच्चों को भी शिक्षा दीजिए। लेकिन इस वक्त आप पूरा का पूरा टाइम हमने देखा कि आप कोचिंग में देते हैं। तो ये जो आप 2018 में नेहरू एकेडमी के नाम से कोचिंग सेंटर कायम किया, पहला नंबर तो नेहरू एकेडमी क्यों दिया, उसके बाद एकेडमी को खोलने की तरफ क्यों आपने सोचा? सबसे पहले तो बात यह है कि गांव यानी कि रूरल एरिया में जो एजुकेशन का सिस्टम है, बच्चे पढ़ने के लिए आते नहीं हैं, उन्हें बुला कर लाया जाता है। तो मैं जब एक बार घूमने के लिए गया चांदीपुर, मिर्ज़ापुर, बल्लामगढ़ी, उस एरिया में मैं घूमा, देखा कि लोग वहाँ पर काम को लेकर, पैसे को लेकर व्यस्त रहते हैं। लेकिन हमारे जीवन में काम और पैसा सबसे कीमती चीज नहीं है, सबसे कीमती चीज है एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने 1-2 गार्डियन को लेकर समझाया, और उन लोगों के बात से ये पता चला कि उन लोगों को समझाने वाला कोई नहीं है, और उन लोगों के पास में शिक्षा एक चीज है, महत्वपूर्ण चीज, वो लोग उनके पास में पहुंचा नहीं है। तो मैंने ठाना कि मैं भी जिस एरिया से आ रहा हूँ वह भी उस प्रकार का एरिया है, तो मैंने ठाना कि यहाँ पर क्यों ना मैं, देखिए मैं छोटा सा शिक्षक हूँ, मैं पूरा समुंदर बनकर पूरे देश को संवार नहीं सकता। देखिए बूंद बूंद से समंदर बनता है, बूंद बूंद से समुंदर बनता है। मैं वो बूंद हूँ, मैं कतरा हूँ, समुंदर बनने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं छोटा सा प्रयास शुरू किया कि एक गांव इलाका से बच्चे को शिक्षा दिया जाए, और वहां पर शिक्षा पहुंचेगा तो बाद में मैं धीरे धीरे बालेश्वर में भी पढ़ाने लगा। और मेरा प्रयास ये रहेगा, हर गांव पे मैं जाऊंगा आगे चलकर, और शिक्षा वहां से आगे लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। आपने एकेडमी तो कायम की, नेहरू नाम
क्यों दिया? तो देखिए, जब चिल्ड्रंस डे होता है नेहरू जी के नाम से, बिल्कुल। वे बच्चे को बहुत अच्छे पाते थे, नेहरू बच्चे जी को प्यार करते थे। नेहरू जी ये तो मैंने सबसे पहला, एक्चुअली सच बात ये है कि मैं सबसे पहला कालम ट्यूटोरियल रखने का सोचा था, जी लेकिन जब 14 तारीख को मेरा एकेडमी जब शुरुआत किया गया और उस दिन चिल्ड्रंस डे था, तो मैंने सोचा कि नेहरू जी बच्चे को अच्छे पाते थे और प्यार करते थे। मेरा भी कहीं ना कहीं वही मकसद है, जो बच्चे को प्यार करूं, और उन्हीं के नाम से मैंने इस एकेडमी का नाम रखने का सोचा। बहुत खूब नाज़रीन, नेहरू जी जिस तरह बच्चों से प्यार करते थे, उन्हीं के नाम से जो यौम अतफाल यानी चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है और उसी के नाम से आपने रखा। और वाकई हमने खुद देखा है, नाज़रीन आपने भी देखा होगा कि ये जो बच्चे आते हैं उनके कोचिंग में, अपने जो है बच्चों को जो है बेहद मोहब्बत से और बहुत ही मिलनसार के तौर पे जो है पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आज नेहरू एकेडमी हम नहीं बल्कि लोग कहते हैं कि कामयाबी के मंजिल छू रहा, इसके पीछे जो बड़ा किरदार किस चीज़ का रहा और किन लोगों का रहा? तो सबसे पहले तो बात यह है कि नेहरू एकेडमी कामयाबी पा रहा है, उसके पीछे सबसे पहले जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं शिक्षक को मैं श्रेय देना चाहूँगा। कि देखिए, एक बच्चे जब आते हैं शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा तो उनको दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये है कि उनका संस्कार कैसे बने। उनको संस्कारी बनाना सबसे बड़ा चीज़ है। तो हम संस्कार बनाने के साथ में शिक्षा को इम्पोर्टेंस देते हैं, और उसके साथ में नेहरू एकेडमी कामयाब लोगों को लग रहा है, आप लोग को लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है, पता चलता है ना कि एक बच्चे जब बड़े होते हैं और मतलब बाप माँ अपने बोलते हैं कि बच्चा बड़ा हुआ है, कभी वो बोलते नहीं है, लोग बोलते हैं। लेकिन मुझे तो अभी तक लगा नहीं है कि मैं नेहरू एकेडमी को सक्सेस दे सका हूँ या कामयाब बन रहा है। लेकिन नहीं, ये तो लोग कहेंगे, और जो हमारे दर्शक है वो जानते हैं, वो देखते हैं आपके एकेडमी के हलचल को, वो कहेंगे कि किस तरह कामयाब है, क्योंकि हर साल 100% रिजल्ट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। आप तो मानते हैं कि अभी तक जो है और भी उसको बढ़ाना है, बिल्कुल ये सही बात है, मानना भी चाहिए। आज के दौर में अगर शिक्षा की यानी तालीम के निज़ाम को आप किस नज़र से देखते हैं? जो आज की जो शिक्षा का जो पूरा ढांचा है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? तो मैं पहले तो थोड़ा, आप जो पूछ रहे थे, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जब मैं एकेडमी को आगे बढ़ा रहा था, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम था। वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, अक्सर के अगर 100% बच्चा पढ़ रहे हैं, उसमें से 30% बच्चे पेमेंट दे रहे हैं, और 70% बच्चे जो है बिल्कुल गरीब हैं, किसके पापा नहीं है, किसकी अम्मी नहीं है, किसके घर का माहौल बहुत प्रॉब्लम में है। तो मैं आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि एस गीतांजलि मैम, जो कि मेरे एकेडमी को आगे बढ़ने के लिए जो जरूरत पड़ा उनसे मैं मिला, उनको बोला, और दिल से उन्होंने मेरी बात सुने और मुझे सहायता किए, लाइट का इंतजाम किए, और बच्चे को पढ़ने के लिए देखे गए, मुझसे मिले, और मुझसे सहायता का सबसे पहले हाथ उनका था। तो उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दूसरा बात तो ये है, फिर से मैं आपको बताना ये चाहूँगा, मेरे सामने बैठे हुए हैं मेरे बड़े भाई, जो कि अजीम भाई, आप लोग अजीम भाई के नाम से जानते हैं। मैं उनको दिल से बहुत सम्मान देता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। इसीलिए रेस्पेक्ट करता हूँ कि अगर मैं उनसे मिला, अगर किसी से सहायता मुझे मिला, तो कहीं ना कहीं कल भी हो या आज भी हो, अभी भी हो, उनका भी मदद, उनका भी जो हेल्प मेरे साथ में है। हमेशा अच्छा विचार के साथ में अच्छा बात बोलते हैं, अच्छा एडवाइस देते हैं। एक बड़े भाई के तौर में मैं उन्हें दिल से रेस्पेक्ट देता हूँ। और रहा जो बात बोल रहे थे, आज की शिक्षा को मैं किस नज़रिया से देख रहा हूँ, तो सबसे पहला बात यह है कि आज की जो शिक्षा है ऑनलाइन के तरफ में ज़्यादा जा रहा है, और एनईपी शिक्षा एजुकेशन सिस्टम भी जो चालू हुआ है। मैं तो सबसे पहले सरकार के पदक्षेप को सबसे पहला मैं स्वागत दूंगा, क्योंकि सरकार जो भी पदक्षेप बनाए हैं कुछ तो सोच कर बनाए हैं। सबसे पहले एनईपी जो बना हुआ था, जानते हैं, पूरा गांवली इलाका से उस सोच को लेकर बना था। तो उस सोच को लेकर बना इसीलिए था कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जाए। तो पहले बात यह है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है, तो मैं अभिभावक को सबसे पहले बोलना ये चाहूँगा
जब ऑनलाइन एजुकेशन बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे को एक लिमिटेड टाइम के लिए मोबाइल दें या लैपटॉप दें, कंप्यूटर दें, क्योंकि उसका सदुपयोग है तो उसका कुउपयोग भी है। क्योंकि आज के ज़माने में इंटरनेट जितना अच्छा है उतना बुरा है। हमें जानना ही पड़ेगा, हमें सोचना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम उन्हें गाइड करें, क्योंकि एक एज लिमिट होता है ना, कि एक एज लिमिट के अंदर में 17 से 18 साल के अंदर में बच्चे को अगर हम सही तरह से गाइड कर दें तो बच्चे कहीं ना कहीं वे अपने जो है किरदार में आ जाएंगे और आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। और एनईपी को लेकर मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमेशा देखिए, एक बच्चे का जो बातों पे है ना, जब एक बच्चा डेवलप हुआ, एजुकेशन में डेवलप हुआ, हम कैसे जानेंगे? जब एक पैराग्राफ को एक बच्चा एक सेंटेंस में लिख देगा और एक सेंटेंस को एक वर्ड में, तब हम जानेंगे जो उसके अंदर में एक चिंतन का प्रक्रिया वृद्धि हो गया है, बढ़ गया है। तो सीधा सीधा आप जो है मतलब आज के दौर की जो नई टेक्नोलॉजी की जो तालीम की जो तरीके हैं उसको आप इस्तेमाल करते हैं, उसका खैर मकदम करते हैं। और बहुत अच्छी बात अपने पेरेंट्स से भी हिदायत दी कि मोबाइल से किस तरह बच्चों को दूर रखना है और किस वक्त मोबाइल देना है, वो आप जो है समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से और आपसे ये सवाल है कि एक अच्छे टीचर्स, एक अच्छे उस्ताद की सबसे बड़ी खूबी क्या आपकी नज़र में? एक अच्छे उस्ताद की सबसे बड़ी खूबी ये है कि बच्चों के दिमाग और दिल तक पहुंचना, बच्चों का दिमाग और दिल तक पहुंचना। यानी कि जब एक बच्चे तुम्हारे पास में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले उनके अंदर का डर दूर होना चाहिए। उनसे उनके पास ऐसे पहुंचो कि बिल्कुल उनका लेवल 0 कहां तक है उस लेवल को पकड़ने का कोशिश करो, और उसको पकड़कर उसको सबसे पहला यो एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे पास आया हुआ है, उसे कुछ भी मालूम नहीं है, तुम उसे सिखा दोगे और वो सीख लेगा। लेकिन उसे डराओ मत, धमकाओ मत, ज्यादा टर्चर मत करो, और उसे प्यार से, बिल्कुल प्यार से, क्योंकि जानते हैं यो टेक्नोलॉजी का जमाना है। हम यहाँ पर अगर किसी को अपना जुबान में मिठास होना चाहिए, एक शिक्षक की सबसे पहला बात यह है कि जुबान में मिठास, और उसे इस तरीके से समझाना चाहिए। कहते हैं ना, जो शिक्षक को भगवान के समान मानते हैं, इसीलिए मानते हैं कि उसे ऐसे अपने जुबान से, ऐसे मीठे वचन से समझाओ कि वे अपने पिता माता से पहले तुम्हें प्यार करना सीखे, और तुम उसके दिल और दिमाग तक पहुंचो, और उसके जो वीक पॉइंट क्या है, उसके कमी क्या है, जानकर उसे आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि मौजूदा दौर में डिग्रियां तो अब लोग खूब हासिल कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में कि मौजूदा नस्ल को जो है कामयाबी के लिए सिर्फ डिग्रियां काफ़ी है या स्किल की भी ज़रूरी है? स्किल तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, अगर एक शिक्षक अगर बहुत सारा डिग्रियां हासिल कर रहे हैं लेकिन अच्छा शिक्षक नहीं हो पा रहे हैं, आप जानते होंगे कि एक 3rd डिवीजन में पास आउट करने वाला बच्चा जैसे पढ़ा सकता है, एक टॉप करने वाले बच्चा वैसा पढ़ा नहीं सकता, मेरे जानने में। लेकिन बात यह है कि स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किल एक ऐसा चीज़ है, अगर हम पढ़ लें तो पहाड़ के चोटी पर पहुंच नहीं सकते। हमें पहाड़ के चोटी पर पहुंचने के लिए स्किल होना जरूरी है। अगर एक बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसे यह सिखाना जरूरी है, रट्टा मारना जरूरी नहीं है, कितना समझ रहे हो ये जरूरी है। क्योंकि समझने वाले जो समझते हैं वे जरूर आगे को बढ़ते हैं। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे जब रट्टा मारने के लिए बोला जा रहा था, मैं ये कर रहा था कि मैं एक सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहा था, मैं समझ रहा था, क्योंकि स्किल इंपॉर्टेंस है। अगर एक बंदा अगर क्लास 10th में पढ़ के, आप देखो क्लास 10th फेल हो रहा है, लेकिन उसके पास में ऐसे भी नॉलेज है, वो क्या कर रहा है ना, एक अच्छा चीज को निकालने में मदद कर रहा है। जैसे कि देखते हैं, एक बच्चा पढ़ा नहीं है, उसको बोला जा रहा है कि एक अच्छा सा जूता सिलाई करो, कर पा रहा है, क्योंकि ये भी अच्छा के स्किल है, एक अच्छा स्किल है। क्योंकि अगर एक पढ़ लिया है, उसको अगर जूता टूट जा रहा है, फट जा रहा है, वो क्या कर रहा है ना, जा रहा है दुकानी के पास में, क्योंकि उसके पास में स्किल नहीं है। हर चीज में स्किल होना जरूरी है, एजुकेशन के साथ में स्किल मतलब है ना जरूरी। आपको लगता है कि डिग्रियों के साथ अगर स्किल होगा तब आप, ये जो आज रोना रोआ जा रहा है कि जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है
कि डिग्रियों के साथ स्किल नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं नौजवान पीछे रह जा रहे हैं? जरूर, डिग्रियों के साथ में स्किल ना होने की वजह से नौजवान पीछे रह रहे हैं, क्योंकि डिग्री के साथ में स्किल होना जरूरी है। अगर नौकरी ना भी मिल रहा है, हमारे पास में डिग्री के साथ में स्किल है, हम कहीं ना कहीं कुछ करके हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं और हम गांव से लेकर शहर तक आ सकते हैं, अपने नाम को विकास कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब आपने ये बताया। एक उस्ताद के तौर पर आपके सबसे यादगार लम्हा अगर आप शेयर करना चाहें? तो ऐसे यादगार लम्हा तो मेरे पास में बहुत सारे हैं, क्योंकि आप जानते हैं, कुछ ऐसी यादगार कि- लम्हे जो हमसे शेयर करें, हमारे दर्शक से शेयर करें। आप जानते हैं कि गरीब होना गुनाह नहीं है, अगर हम गरीबी होकर आखिरी वक्त तक रह रहे हैं ये गुनाह है। तो किसी ने कहा था कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब होकर मरना गुनाह है। मरना गुनाह है। आप जानते हैं, मैंने हमेशा सीखने का कोशिश करता रहता हूँ, और मैं मेरे जीवन का जो गोल है आप पूछे, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि मैं अगर आज एक छोटा सा शिक्षक हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मेरे पापा मम्मी को मैं श्रेय देना चाहूँगा। बिल्कुल। और मेरे जीवन में ऐसे कुछ दोस्त हैं, मैं सबसे पहले बोलना ये चाहूँगा, जब मैं इधर रह के पढ़ाई कर रहा था तो हालत बहुत बुरा था। मैं बोलूँ भी तो कैसे बोलूँ, वो बोला जाता है ना, अगर फटे हुए कपड़े हम पहनते हैं, दूसरे देखते हैं तो हमें खुद को बुरा लगता है। तो एक वक्त था, मैंने पैदल चलकर आ रहा था एफएम कॉलेज को पढ़ने के लिए। तो पैदल चल के मैं जब आ रहा था तो मेरे रास्ते पे मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट जब हुआ तो मेरा एक दोस्त था, इधर रह रहा था, जो मुझे उस वक्त में मुझे कोई भी जो है मुझे पूछे नहीं है मैं कैसे रहता था, कि कुछ कैसे माहौल हुआ, कि मेरे साथ में क्या बीत रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जानते हैं हॉस्पिटल में जो 5 रुपया वाला मिल रहा था, हाँ, उसको आज भी मिलता है, आहार आज भी मिलता है। वो तो मेरे लिए बिल्कुल भूख को दूर करने वाला, मतलब कि मेडिसिन जैसे काम कर रहा था, जरिया था। मैं जब 5 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, लाइब्रेरी से पढ़ के निकलता था, तो उससे पहले मैं इधर से खाना खा के जा रहा था। बिल्कुल 3 से 4 साल में वहाँ पे खाना खाया हूँ। और उस वक्त में मेरा वो जो दोस्त था, जिसका नाम है, मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे दोस्तों का नाम दर्शक को जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि किसी की दोस्ती जो है आपको आगे बढ़ाई तो उसका नाम जरूर फख्र से लेनी चाहिए। तो सत्यजीत है, बाबू है, और एक लड़की दोस्ती जिसका नाम है अनुराधा सिंह। तो वे मुझे हमेशा हिम्मत देती थी, हौसला देते थे, और बोलते थे कि भाई तू घबरा मत, तेरे साथ में मैं हूँ। क्योंकि मैं जब पढ़ाई करता था, अच्छा कुछ क्वेश्चन बना देता था, लाइब्रेरी से कुछ अच्छा पॉइंट लेके जाके उन लोगों को देता था, उन लोग खुश होते थे और हमेशा बोलते थे भाई तेरे पास में जुनून है, तू कर पाएगा और तू पीछे मत हट, हमेशा तेरे साथ में हम लोग हैं। तो अब तक भी मेरे साथ में है और कहीं ना कहीं मुझे फोन करते हैं। मैं आगे तो बढ़ने का कोशिश करता हूँ, मैं इतना भी आगे बढ़ा नहीं हूँ, कोशिश तो करता हूँ और प्रिपरेशन चला हुआ है, मेहनत चला हुआ है, और उन लोगों के साथ में, मेरे पापा मम्मी के दुआ के साथ में मैं हमेशा आगे बढ़ने का और भी कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप कह रहे हैं। तो कहा जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वाकई यही होना भी चाहिए कि अपने आप को इस काबिल बनाइए कि लोग जो है आपको पूछे कि बता तू चाहता क्या है, या फिर मतलब लोग जो है, जिस तरह आपने बताया कि आपने कितना मेहनत, कितनी परेशानियों से आगे बढ़ा। वाकई जो हमारे दर्शक ये देख रहे हैं, अपने बच्चों को सुनाइए इन टीचर के जो बचपन या फिर उनकी जो है पढ़ाई की लाइफ को सुनाइए, ताकि आपके बच्चे सुनकर जो है इससे कुछ सीख पाएँ कि जब पढ़ाई के दौर में कितना मेहनत करना पड़ता है। आज के दौर में बच्चे को जो है हम तमाम तरह फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तमाम आरामदाह से रखते हैं, घर में एसी का बंदोबस्त कर देते हैं, बच्चों को मोबाइल इंटरनेट का जो है मुहैया करवा देते हैं, बच्चों को जो है स्कूल बस से बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं, बच्चों को टिफ़िन के जो है भूख का जो है एहसास तक हम महसूस होने नहीं देते। लेकिन बच्चों को ये भी बताइए कि पढ़ाई भी इस तरह भी पढ़ी जाती है जिस तरह मिनाज सर ने पढ़ा और आगे बढ़ा। आपके मुताबिक हिंदुस्तान में जो इस वक्त शिक्षा है, शोबा तालीम की जो है शोबा है, यानी तालीम का जो है ढांचा चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी कमी क्या है? देखिए, कमी के बात हम बोले तो नया शिक्षा व्यवस्था आया है, वह अच्छा है,
लेकिन शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए जो टीचर है उनको तालीम देना जरूरी है। क्योंकि देखिए, हम एक अगर नए न्यू टेक्नोलॉजी का गाड़ी चल रहा है तो पुराना ड्राइवर जो रहते हैं वो गाड़ी चला नहीं पाएंगे। सबसे बात यह है कि उनको उसके लिए शिक्षा लेना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो हमने सरकार हमारे क्या किए ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू किए। ये बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि उसमें बच्चे को जो है, हम पहले क्या करते थे ना, उसमें है जो 5-3-3-4 ये सिस्टम है कि बच्चे को हम पहले क्या करते थे, 6 साल में बच्चे को एडमिशन किया जाता था, लेकिन अभी 3 साल में बच्चे को एडमिशन किया जा रहा है। हमें क्या किया जाता था, हम स्कूल में बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारा दिल लगा रहता था कैसे हम घर को जाएं और खेलें, लेकिन वहां पे व्यवस्था ये किया जा रहा है कि बच्चे वहीं पर खेलें, सब सामग्री उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन उसके साथ में बच्चा आगे बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का एजुकेशन दिया जा रहा है, उसके साथ में न्यू टेक्नोलॉजी स्कूल में लाया जा रहा है, कॉलेज में लाया जा रहा है, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब देखिए, अब अगर शिक्षक, अगर गुरु जो रह रहे हैं, अगर उस पॉलिसी को अपनाने के लिए उनको ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है, अगर उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने न्यू टेक्नोलॉजी के तौर पे बच्चों को तो तालीम देने का जरिया बना दिया, लेकिन जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, जो उस्ताद हैं, वो खुद उससे महरूम है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अब 50 साल के एक शिक्षक अगर पढ़ा रहे हैं 50 साल से, अगर टेक्नोलॉजी शुरू हुआ है, उनको अगर ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है तो उस टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़े होंगे। टेक्नोलॉजी को मैं स्वागत करता हूँ, एलईपी को मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन टीचर्स को तालीम देने की जरूरत है। सरकार उसके लिए कुछ अगर एक्टिव करते हैं, बहुत जगह में हो रहा है कैंप, लेकिन आपका कहने का मतलब बहुत बड़े आकार में हो जाके जल्द से जल्द हो। ये जितना जल्दी आया हुआ है, जल्द से जल्द हो, अगर होगा तो और भी आगे बढ़ेगा। अच्छा है, वो टीचर लोग भी कोशिश भी कर रहा है, हर जगह में चल भी रहा है, और भी थोड़ा होगा तो बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है क्या कि आपने सोचा होगा कि हिम्मत हार गए, नहीं और मुझसे नेहरू एकेडमी चलाया नहीं जा सकता। कभी हिम्मत हारे या नहीं, कभी हिम्मत हारे नहीं, आगे ही बढ़ना है। देखिए, मेरी मम्मी हमेशा एक बात बचपन से मैं सीखा हूँ कि बेटा कुछ भी कर लेना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि जीवन है तो कभी कठिनाई आएगी, कभी अच्छा वक्त भी आएगा। अच्छा वक्त में ज़्यादा खुशी होना नहीं है और कठिनाई के वक्त में टूटना नहीं है। क्योंकि मेरे घर में, मैं गरीबी के वक्त में, हम लोग उस वक्त को देखे हैं जब हमें वो बोला गया है ना, जब हांडी पे खाना बैठाया गया है और हमें बोला जा रहा है कि खाना बन रहा है, हमें बोला जा रहा है कि खाना बन रहा है, और हम भूख के मारे कभी कभी सो भी जाते थे। खाना से जो पीज निकलता था, जो निकालते हैं उसको हमें ग्लास पर दिया जाता था, हम उसको पी कर खा कर बड़े हुए हैं, हम उस लेवल से आए हुए हैं। तो अगर आंधी भी आ जाए, हम टूटने वाले में से नहीं है, हार मानने वाले। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, जिस तरह मिनाज की जो वाकया सुन के, मिनाज की जो है दास्तान सुन के, वाकई हम इमोशनल होते जा रहे हैं कि कहा जाता है कि ज़िंदगी में गम अगर है तो खुशी भी आएगी, एक सा मौसम कहीं हर घड़ी रहता नहीं। तो ये वाकई जो है एक सा मौसम कभी रहा नहीं। मिनाज के जो दौर थे, जिस दौर से उस ऊपर उठ के आया, हर बार वो मुबारकबाद के लायक है, हर बात में वो मुबारकबाद के लायक है कि वाकई उसने बहुत बड़ा काम किया। आने वाले दिनों में नेहरू एकेडमी की जो प्लानिंग क्या है कि नेहरू एकेडमी को किस तरह आगे लेके जाना है, या क्या प्लानिंग आपके जहन में चल रहा है? जहन में बात तो ये है कि हर बच्चे को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पे वहाँ पर एजुकेशन देना, कंप्यूटर एजुकेशन से लेकर बच्चे को क्लास 10 तक, +2 तक। देखिए, वहाँ से बच्चे जो कुछ हैं इधर बालेश्वर तक आकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से। आज भी मैं देखता हूँ, हर घर को जाता हूँ, हर पेरेंट्स के पास में पहुँचता हूँ, ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनको शिक्षा का बात अगर बोला जाए, अपने दिल से रो के बोलते हैं कि बेटा मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ अपना बच्चा को, तुम तो सही बोल रहे हो। तो मेरा दिली ख्वाहिश ये है कि मैं हर बच्चे को, उन लोगों को पढ़ाऊँ, यानी कि मुझे भगवान, यानी कि खुदा इतना ताकत दे दे और मैं इतना दूर तक पहुंच जाऊं, उन सभी को मैं किताब दे सकूं, कॉलेज में एडमिशन करा सकूं, स्कूल में एडमिशन करा सकूं और उन्हें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा सकूं। वहां पे एक अच्छा तालीम के लिए एक अच्छा स्कूल खोल सकूं, एक अच्छा इंस्टीट्यूट और भी डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूट खोलूं
और वहाँ पे फीस कुछ भी ना हो, क्योंकि आज के दौर में एजुकेशन को जो है बिजनेस के साथ में लिया जा रहा है। लेकिन मेरा एक दिली ख्वाहिश यह है कि कोई बिजनेस ना होगा, सिर्फ एजुकेशन आगे बढ़ेगा और हर उस माँ के आंखों पे आंसू नहीं होगा जो आज बोलते हैं रोकर कि बेटा मैं अपने बेटी को या बेटा को पढ़ा नहीं पा रहा। क्या बात है, आपकी तमन्नाएं अल्लाह करे कि पूरा हो और आप आगे बढ़ें और वहाँ के गांव के बच्चों को जिस तरह आपने ख्वाब देखा है, आपकी ख्वाब की जो है ताबीर मुकम्मल हो। हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि आपकी हर एक ख्वाब पूरी हो और इसी तरह आप गांव के बच्चों को आगे बढ़ाते रहें। आखिर में दो लफ्ज़ों में जो पैगाम अगर नई नस्लों को क्या देना चाहेंगे? नई नस्लों को पैगाम में ये तो देना चाहूँगा कि देखो, कहीं भी अगर कितना आगे बढ़ जाओ, कुछ भी कर लो, अपने जो घर में भगवान है, अपने घर में जो पिता माता अपने भगवान है, कि बोला जाता है कि अपना जो पापा मम्मी घर पे है वहीं पे जन्नत है, वहीं पे जन्नत का दरवाज़ा भी है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूँ कि इस्लाम का मानना यह है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो वही घर में अगर स्वर्ग है, हम अगर उसे पूजा करें, हम अगर उनको हमेशा खुश करें, भक्ति करें, उनको प्रेम करें और आज के तौर पर ना जाकर उनको उनके दिल में क्या चल रहा है उसे हमेशा उनके पास पहुंचकर और उनको हमेशा प्रेम से उनके दिल के तकलीफ को दूर करना चाहिए। जिसके वजह से मैं तो मानता हूँ कि अगर उनका एक भी दुआ तुम्हारे काम पे आ जाएगा, तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, तुम कहीं भी अगर गिरोगे, गिरते गिरते समझ जाओगे। क्या बात है, बहुत खूब। बात यह है कि और एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ जी कि मिनाज सर के नाम से मुझे सब जानते हैं, तो इतना प्यार मुझे मिला है वो इलाका में, तो मुझे कोई तो बहुत जन प्यार से लोकल खान सर के नाम से भी बोल देते हैं। ये उन लोगों का मोहब्बत है। मैं उसी मोहब्बत के साथ में मैं खान सर तो बन नहीं सकता, लेकिन खान सर के तरह छोटे छोटे प्रयास से बहुत कुछ करने का हमेशा कोशिश करूँ। उम्मीद रखूँगा कि आपकी जो ख्वाहिश है वो चाहे वो बिहार में रहकर तहलका मचाए पूरे देश में। मैं चाहूँगा कि आप चांदीपुर भी छोटा इलाका, छोटा नाम नहीं है, चांदीपुर पूरे दुनिया में जो है मशहूर है और चांदीपुर के आप जो है खान सर के नाम से जाना जाएं और वाकई बालेश्वर का नाम आपसे रोशन हो और आप जो है आपके जो है अभी सैकड़ों हैं, आपके हज़ारों लाखों शागिर्द हों, आपके स्टूडेंट्स हों। आखिर में जो है तर्जुमान न्यूज़ टाइम के स्टूडियो को तशरीफ़ लाए, किस तरह महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहें? देखिए, मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर बाइट दिया हूँ, लेकिन ये जो है अपना पेशकश रूबरू में मैं पहले बार आया हूँ। आप लोगों का प्यार बहुत सारा अगर होगा, अगर बहुत इसको बहुत मात्रा में आप लोग जो है प्यार देंगे, तो मैं फिर से आप लोगों के पास में पहुंचूंगा ज़रूर। मैं सबसे पहले लास्ट में आखिर में और भी एक बार इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि देखो, उस व्यक्ति को हमेशा दिल से धन्यवाद दो जो बोला जाता है ना, जो कीचड़ से कमल आता है, तो उसे पहचानने की वो जो मेरे दिल में रहते हैं हमेशा। तो मैं यहाँ पे आया, आज मैं बैठा और मेरे दिल के कुछ बात बोला और मेरा दिल जो है हल्का भी एहसास हुआ और मैं कहीं ना कहीं मैं खुद के अंदर में और भी बड़ा शपथ ले रहा हूँ कि मैं बच्चों के लिए और भी कुछ करूँ। और मेरा भी दिली ख्वाहिश है जो ये स्टूडियो है और मेरे बड़े भाई का जो सपना है छोटे के नाते, भगवान कहीं ना कहीं उनके सपना को भी पूरा कर दे। आमीन आमीन। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे मिन्हाज सर को। लोग उनको मिन्हाज सर के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका नाम मिन्हाजुल है। और मैं आपको बता दूं कि किस तरह उन्होंने हर एक बात को दिल खोलकर जवाब दिया और उनकी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने बताया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कहा, जो पैगाम दिया है, उनकी जो पैगाम हम अगर यहाँ से लेंगे, एक टीचर्स का पैगाम अगर हम लेंगे, तो उन्होंने कहा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने ये बात कही और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि माँ बाप का अगर आप हुक्म को मानते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, माँ बाप की दुआएं लेते हैं, तो आपको ज़िंदगी में किसी भी तरह से कोई भी आपको पीछे रोक नहीं सकता, कोई आपके रास्ते में
आ नहीं सकता, आप आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए माँ बाप का जो है इज्जत कीजिए और आगे बढ़िए। तो बहुत अच्छा लगा मिनाज सर से मिलके। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे मिनाज सर की बातें, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और एक शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।